कंझावला केस में अंजलि को इंसाफ दिलाने की एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। आरोपियों के खिलाफ दफा 302 मतलब हत्या की धारा जोड़ी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एमएचए को अपनी जांच रिपोर्ट में यह सिफारिश कर दी है। यह साफ तौर पर कहा गया है कि मामला हादसे का नहीं, मतलब वो बात जो आपका चैनल एबीपी न्यूज पहले दिन से कह रहा था, हादसा नहीं हत्या है, वही बात दिल्ली पुलिस की इस रिपोर्ट में कही गई है और यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद स्पेशल सीपी हैं शालिनी सिंह, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। उनकी तरफ से यह रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है हादसा नहीं हत्या। ये वही बात है जो लगातार एबीपी न्यूज पर हम कह रहे थे। याद होगा आपको, पहले दिन, साल का पहला दिन था, जनवरी की पहली तारीख थी, शाम 5 बजे का वक्त था जब यह खबर एबीपी न्यूज पर मैंने दर्शकों के सामने रखी और तब से हम लगातार अंजलि के इंसाफ की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि उस दिन पुलिस अधिकारी जो एबीपी न्यूज पर हमारे साथ थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था यह सिर्फ हादसा है, लेकिन देखिए किस तरीके से एबीपी न्यूज ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को आईना दिखाने का काम किया और नतीजा ये कि आखिरकार खुद दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह मामला हादसा नहीं है। आरोपियों को जानकारी थी उनकी गाड़ी में कोई फंसा है, तो मतलब यह मामला हत्या की श्रेणी में आता है। तो गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसी को लेकर और अपडेट के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज से, सूत्रों के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है। नीरज, ये जांच रिपोर्ट जो गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, इसमें और क्या क्या अहम बातें कही गई हैं? ये तो कहा ही गया है, जो बात एबीपी न्यूज कह रहा है कि साहब ये हादसा नहीं हत्या है। रोमाना, इस रिपोर्ट ने सबसे बड़ी चीज ये साबित कर दी कि एबीपी न्यूज जो पहले दिन से कह रहा था वो सही बात थी, यानी कि दिल्ली पुलिस से चूक हुई है। और ये रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि एबीपी न्यूज पहले दिन से जो सवाल उठा रहे थे वो जायज सवाल थे। तो पहली चीज तो ये साफ हो गई कि एबीपी न्यूज की खबर पर इस जांच रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है और इस बात की तस्दीक कर दी है कि हम लोग जो सवाल उठा रहे थे वो जायज है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये कहा गया है कि उस रूट पर लगी हुई जितनी भी पीसीआर थी, उन्होंने इस हादसे को लेकर आंख मूंदी थी। तीसरी चीज, जो 2 पिकेट थी उनके वहां पे तैनात पुलिसकर्मियों ने भी लापरवाही बरती। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज जो इस पूरे मसले की है, पहले दिन से दिल्ली पुलिस ये कह रही थी ये महज हादसा है, गैर इरादतन हत्या है, इसलिए उन्होंने इस पूरे मसले को गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में ही रखा। लेकिन इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये हत्या है, ये गैर इरादतन हत्या नहीं है। क्योंकि जब हादसा होता है तो एक बार कोई गाड़ी हिट करती है और आगे निकल जाती है, वो गाड़ी किसी को जान जाए कि कोई आपकी गाड़ी में फंसा हुआ है और कई किलोमीटर तक आप उसको खींचते लेके चले जाएं, तो ये महज हादसा नहीं हो सकता। यानी कि जो लोग उस समय बलेनो गाड़ी में सवार थे, वो उनको सबको मालूम था कि उनकी कार के नीचे वो लड़की फंसी हुई है। अंजलि, इस वक्त की बड़ी खबर है, ये एबीपी न्यूज की जो मुहिम है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। मुझे बहुत फख्र है ये कहने में कि एबीपी न्यूज ने इस खबर को एक मुहिम के तौर पर उठाया। पहले दिन से हम ये बात कह रहे हैं हादसा नहीं हत्या, और अब वही सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस भी मानने के लिए मजबूर हुई है। कंझावला की वारदात सामने आने के बाद आपको याद होगा इलाके के डीसीपी हरेंद्र कुमार सामने आए थे। वो इसे सिर्फ हादसा, सिर्फ एक्सीडेंट करार दे रहे थे। उन्होंने कहा था ये तो सिर्फ एक्सीडेंट का केस है। और बड़ी खबर ये, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने डीसीपी को कारण बताओ नोटिस भेजने के निर्देश दे दिए हैं। यह भी कहा गया है कि अगर जवाब संतोषप्रद ना हो तो कार्रवाई भी की जाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, मैं फिर से अपने दर्शकों को दोहरा दूं कि 1 जनवरी जिस दिन आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद थी, और हमने सबसे पहले इस दरिंदगी की जो दिल्ली की बेटी के साथ हुई थी वो खबर एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई थी। उस दिन यही हरेंद्र जी एबीपी न्यूज पर थे और बार बार हमारे पूछने के बावजूद इस मामले को बेहद हल्के में लेता हुआ सिर्फ एक्सीडेंट करार देने पर तुले हुए थे। अब जवाब देना होगा।
देखिए बिल्कुल अब जवाब देना होगा रोमाना। उस दिन पहले दिन मैं आपके साथ ही इस खबर पर था और मैं आपको बता दूं कि हरेंद्र शुरू से ये बात कह रहे थे कि ये मामला तो एक हादसे का है, गैर इरादतन हत्या का है, जबकि उस समय पुलिस की कोई जांच ही नहीं हुई थी। पुलिस को तब तक ये बात ही नहीं पता थी कि अंजलि के साथ स्कूटी पर एक और लड़की थी। पुलिस को तब तक ये बात ही नहीं पता थी कि गाड़ी दीपक नहीं अमित चला रहा था। कोई जांच नहीं हुई थी और पुलिस नतीजे पर पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, देखिए रुमाना, पुलिस की जांच में वो सीसीटीवी भी सामने आया कि जब हादसे से पुलिस ने बताया कि महज 1 से 2 मिनट बाद 2 आरोपी गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी के नीचे देखते हैं, यानी उन्हें पता चल गया था कि गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस पूछताछ में भी आरोपियों ने यह बात कबूल करी कि हाँ, हमें पता था कि गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है। हमें लगा कि अगर हम लड़की को बाहर निकालेंगे कोई देख लेगा तो हमारे को पुलिस पकड़ लेगी। जहां भी पुलिस को इंटेंशन और मोटिव नजर नहीं आ रहा था, नजर आया तो उस जांच कमेटी को जिसने रिकमेंड किया, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी और ये बात बोली कि पुलिसकर्मी तो दोषी है ही, साथ ही ये मामला गैर इरादतन हत्या का तो कतई नहीं है, क्योंकि इंटेंशन और मोटिव साफ है। उन्हें नजर आ रहा था। बिल्कुल वरुण जैन, यही लगातार एबीपी न्यूज कह रहा था कि ये मामला हादसा नहीं, ये मामला हत्या का है। हम हैरान थे किस तरीके से इस पूरी खबर को लेकर दिल्ली पुलिस का रवैया सामने आ रहा था कि बिना किसी जांच पड़ताल के दिल्ली पुलिस जो है वो फैसला सुनाने के मूड में नजर आ रही थी। अधिकारी एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर हमसे कह रहे थे ये सिर्फ एक्सीडेंट है। अधिकारी कह रहे थे कोई चश्मदीद नहीं है। अधिकारी कह रहे थे कि साहब किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। और हम लगातार सवाल पूछ रहे थे कि किस आधार पर वो ये तमाम बातें कह रहे हैं। जवाब उनसे देते बन नहीं पड़ रहा था। और अब इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, उनका एक ट्वीट सामने आया है। अंजलि हत्या केस के 13 दिन बाद अब जाकर दिल्ली पुलिस मामले में हत्या की धाराएं जोड़ने का विचार कर रही है। पूरा देश चीख रहा था, हम चीख रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपना ढीला रवैया नहीं छोड़ा। ऐसी जांच से क्या अंजलि को कभी न्याय मिलेगा? ये सवाल जो अपने ट्वीट के जरिए स्वाति मालीवाल ने उठाया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल और इस वक्त एबीपी न्यूज पर स्वाति मालीवाल हमारे साथ हैं। स्वाति, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। मैं तो कहूंगी कि एबीपी न्यूज की जो मुहिम थी कि दिल्ली की इस बेटी को इंसाफ मिले, उस मुहिम में आपने भी जोरदार तरीके से हमारा साथ दिया। लगातार आप भी सवाल उठाती रही, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसमें हत्या की धाराएं जोड़ी जाएं, अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? अब उम्मीद कुछ बुलंद हो रही है? जी, मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती दिल्ली पुलिस से इस केस में। आप देखिए 13 दिन हो गए, अब 13 दिन के बाद जाकर ये उस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं जो कि देश पहले दिन से कह रहा था। अगर एक लड़की को 13 किलोमीटर तक एक गाड़ी घसीट के लेके जाती है और वो जो लोग हैं जो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, वो ये क्लेम करते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं चला और दिल्ली पुलिस उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेती है और 13 दिन तक ये कहती है नहीं केस एक्सीडेंट का था, नहीं केस एक्सीडेंट का था, इन बेचारों को तो पता ही नहीं चला कि वो लड़की अंदर गाड़ी में फंस गई थी। तो ऐसी पुलिस से कोई क्या आशा रख सकता है? 13 दिन लग गए इनको इस कंक्लूजन पे पहुंचने में कि हाँ ये मर्डर का केस था। तो कितनी शर्म की बात है। दूसरी बात आप ये देखिए, अब 13 दिन के बाद जाकर एक सिफारिश हुई है कि शो कॉज नोटिस इशू किया जाना चाहिए। शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना सीरियस केस, लड़की इतना तड़प तड़प के मरी, बिल्कुल क्लियर था कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों से और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से गलती हुई है इस केस में, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। 13 दिन के बाद एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। अब तक तो ये सारे के सारे सस्पेंड होने चाहिए थे, तभी तो एक मैसेज जाएगा पूरी पुलिस फोर्स में कि ऐसे नहीं कर सकते। एक लड़की को तड़पा तड़पा के कुछ लोग मार डालते हैं और दिल्ली पुलिस सोती रहती है। इन्होंने 1 घंटे के अंदर, हादसे के वारदात के 1 घंटे के अंदर अनाउंस कर दिया कि ये तो एक्सीडेंट था। इन्हें कैसे पता चल गया? इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करी वो इतनी पुअर थी। जब हमने दिल्ली पुलिस को समन करा तो हमने पूछा कि क्या एविडेंस है आपके पास, आपने क्या की? वो जो लड़की है उसको इंटेरोगेट करा, तो इन्होंने तो उसकी पूछताछ भी ठीक से नहीं करी थी। इन्होंने वो पुलिस था, फोन था निधि का, वो तक नहीं उन्होंने जब्त करा था।
इन्होंने सीसीटीवी नहीं खंगाले थे, और ये हादसे के 7-8 दिन के बाद की मैं आपको बात बता रही जी हूँ। बिल्कुल। तो स्वाति आप मालीवाल, पूछिए, अब मैं इस मामले पे उनसे फिर आपका ज्यादा- नजरिया समझना चाह रही हूँ कि ये जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है, आपकी नजर में ये रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि साहब ये हादसा नहीं, ये हत्या है, और साथ ही साथ जो पुलिस वाले हैं जिनकी लापरवाही को इसमें रेखांकित किया गया है, और वो जो शो कॉज नोटिस जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं जो भेजा गया है, तो क्या आप इस सबको एक खानापूर्ति के तौर पर देख रही हैं? जी मैं ये देखती हूँ, इट इज टू लिटिल एंड टू लेट। Okay. इतने दिनों तक 13 दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम था एविडेंस कलेक्ट करने का और मौके इस पूरे वारदात की सच तक पहुंचने का, वो तो दिल्ली पुलिस ने बर्बाद कर दिया। अगर दिल्ली पुलिस, जिसको खुद ये सिफारिश देनी पड़ रही है कि इन सारे ऑफिसर्स के ऊपर शो कॉज नोटिस इशू होना चाहिए, तो वो क्या जांच कर रही होगी? जी। मैं इतने समय से बोल रही हूँ कि जी। ये केस इमीडिएटली सीबीआई को ट्रांसफर कीजिए, जी। तो सीबीआई को केस ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अगर केस ट्रांसफर नहीं हुआ सीबीआई को, और वही अफसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिन ऑफिसर्स को अल्टीमेटली शो कॉज इशू होगा, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या एक्शन होगा? अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है? मकसद ये है कि अंजलि को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या अंजलि को इस तरीके की जांच में न्याय मिलेगा? और नहीं, मैं दूसरा आपसे पूरी मकसद, तरीके से सहमत हूं कि अंजलि को न्याय मिलना चाहिए, और साथ ही ये जो सिस्टम है ये चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए, ये मुस्तैद होना चाहिए, ये जागरूक होना चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि कई ढिलाई जो इस पूरे मामले में सामने निकल कर आई, और इसीलिए हमने इसे महिला सुरक्षा की लड़ाई के तौर पर मुद्दे को उठाया। और फिलहाल ये पूरी सूरत हाल जो आपके सामने है। बहुत शुक्रिया स्वाति मालीवाल एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। इस बीच में जरा आपको सीधे लेकर चलती हूं अंजलि के परिवार के साथ। इस वक्त हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय मौजूद हैं। जरा जानते हैं मेघा से। मेघा, जिस तरीके से ये इंसाफ की मुहिम अब किसी हद तक रंग लाती हुई नजर आ रही है, हालांकि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अभी भी कह रही हैं कि वो सीबीआई जांच की मांग करती हैं इस पूरे मामले में। परिवार का टेक क्या है? परिवार क्या दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट, या वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है? जी रुमाना, सुबह से ही मैं परिवार के साथ हूं, और परिवार का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक 302 इम्पोज नहीं हो जाता, उनको इस प्रावधान के साथ सज़ा नहीं मिलती, परिवार को संतुष्टि नहीं है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ अंजलि की माँ हैं, उनसे बात करते हैं, अंजलि की माता जी से। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की भी पड़ताल चल रही है, गृह मंत्रालय ने है नोटिस मांगा है, पूरी जानकारी ली है जाँच पड़ताल को लेकर का, इस पर आपका क्या कहना है? अभी तो बीच में नू कह रहे थे कि 302 लग गई है, अभी 302 तक नहीं लगी है। हमारा तो यही कहना है, हमें इंसाफ चाहिए, 302 लगाई जाए, उन लड़कों को फांसी दी जाए, और मेरे बच्चों के लिए आगे सोचा जाए। गृह मंत्रालय ने जो पीसीआर थी, वहाँ पे 3 पीसीआर वैन और दिल्ली पुलिस के जो पिकेट थे उनको सस्पेंड करने के लिए, निलंबित करने के लिए कहा है। तो आप क्या चाहती हैं, इसमें क्या कुछ एक्शन लिया जाए? सस्पेंड किया जाए उनको अगर ये नौकरी ढंग से कर रहे होते तो आज हमारा बच्चा सही होता हमारे बीच। जो वो पूरा रास्ता था 13 किलोमीटर का, वहाँ पर कई सारे उस वक्त पूरा अंधेरा था, लेकिन अब जो है वहाँ पर लाइट लगाई जा रही है और सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि अगर ये पहले होता, या फिर क्या कोई इस तरीके की घटना का इंतज़ार था तब जाकर एक्शन लेगी सरकार? सरकार को तो इसी घटना का इंतज़ार था, उनको पहले इसी घटना का इंतजार कर रहे थे। जो अभी ये काम कर रहे हैं, ये काम पहले ही हुआ होता तो आज किसी बच्चे की जान नहीं गई होती। ये लाइट वगैरह, कैमरे वगैरह पहले ही लगाए गए होते तो हमारा बच्चा हमारे बीच होता। बहुत शुक्रिया 302 की बात जो आप कह रही मृतिका की मां से बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर परिवार पीड़ा में है और वही मांग अपनी दोहरा रहा है कि 302 लगाने में अभी इतना वक्त, इतनी देर क्यों लग रही है। और यही बात जो एबीपी न्यूज बार बार कह रहा है, सबूतों की भरमार, बस अब तो 302 का इंतजार, क्योंकि गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मामला हादसा है नहीं, मतलब साफ तौर पर मामला हत्या का। राजधानी दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 3 अज्ञात लोगों ने 8 जनवरी को आधी रात में एक घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, फरार हो गए। घर के भीतर सो रहे पूरे परिवार की जान बाल बाल बची। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था। ये वारदात 8 जनवरी की है। दिल्ली में कैसे बेखौफ है बदमाश, उसी की बानगी सीसीटीवी में कैद हुई इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। तो ये 8 जनवरी की वारदात है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आरोपी हैं
आधी रात का वक्त 3 अज्ञात लोग एक घर में पेट्रोल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं और इसके बाद फरार हो जाते हैं। और आइए अब जरा कर्णप्रयाग की बात कर लेते हैं। कर्णप्रयाग में एबीपी न्यूज की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने लोगों को दरारों वाले घर खाली करने के लिए नोटिस भेजना शुरू किया है। प्रशासन ने सर्वे का काम शुरू किया। एबीपी न्यूज ने उन लोगों से भी बात की जिन्हें नोटिस दिया जा रहा है। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय यहीं कर्णप्रयाग में मौजूद। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही आपको दिखाया था कैसे जोशीमठ से 80 किलोमीटर के फासले पर ये कर्णप्रयाग, यहां पर भी घरों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। और अब एबीपी न्यूज पर यह खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा है, क्योंकि ये जो नोटिस अब प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं इन पर तारीख 12 जनवरी 2023 की है। मतलब कल से ये नोटिस देने का काम प्रशासन की तरफ से शुरू किया गया है। कर्णप्रयाग में घर खाली करने के नोटिस से लोग बहुत मायूस हो रहे हैं। इन्हीं में एक 80 साल की बसंती देवी हैं। इनके घर में भी दरारें हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए काफी भावुक हो गई बसंती देवी। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। दरवाजे पे खड़ी हैं बसंती देवी, 80 साल की उम्र, और तब भी अकेली थी, अब भी अकेली हैं। इनके साथ में कोई नहीं है। अकेली हैं? अकेले कोई नहीं बाबा। हमें अम्मा आपसे हम आए थे, बात करके गए थे 2 दिन पहले, तो कोई आया प्रशासन से? कल आया, कल ये कमाल दे के गए, एक कंबल दे के गए? हाँ ये दिए। बता रही हैं अम्मा कि प्रशासन आया, उसके बाद एक कंबल दे करके गया है। कल शाम को दिया? हाँ कल शाम को दिया बाबा। कमाल दिया ना उन्हें। ये आप बैठ जाएं अम्मा, आप बैठ जाएं, बैठें आप बैठें यहाँ पर, बैठें आराम से। ये कंबल बता रही है अम्मा प्रशासन दे गया है। ये इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये अम्मा इकलौती नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाचार हैं, जो परेशान हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनका कल का क्या होगा। उनके लिए ये मदद के कंबल नहीं हैं, ये उम्मीदों के कंबल हैं और इनका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो अम्मा कुछ आपको नोटिस भी दिया है, कागज़ भी दिया है कुछ? हाँ कल दिया। हाँ कल दिया है। कहाँ है? ये तो नहीं अम्मा? हाँ यही है। यही है? हाँ यही है। बैठिए आप, बैठिए। तो ये बता रही हैं अम्मा कि एक नोटिस प्रशासन ने दिया है और ये देखिए कल शाम को दिया है। हाँ कल का शाम को दिया है। ये देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है बसंती देवी। कमाल भी दिया ये। बसंती देवी पत्नी राजेंद्र लाल। ठीक है, ये नोटिस आपको दिया है बगुड़ा नगर कर्णप्रयाग। और इसमें भी लिखा हुआ है कि ये नोटिस भी देखिए 12 तारीख का है और इसमें भी लिखा हुआ है कि आवासीय भवन को तत्काल खाली कर दें और कर्णप्रयाग के रैन बसेरा में वैकल्पिक रूप से आपको विस्थापित कर दिया जाएगा और भवन की पूर्ण छत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या कहे अम्मा ये नोटिस देने के बाद, क्या कहा उन्होंने आपसे? जो आए कुछ नहीं कहा। ये कहा ये क्या वहाँ ये नोटिस पा लो, अब आगे कहा रहे दोबारा तो पता नहीं दबाएंगे। ये कहा कि ये खाली कर दो जहाँ आप रह रही हो? नहीं अभी नहीं बोला। यही बोला कि आपके लिए रहने के लिए कर रहे बुने से। हाँ कर रही, बोला रहने को। हाँ कर रही है। कुछ खाया कि नहीं अम्मा सुबह से आपने? नहीं ना तब कुछ नहीं खाया। बनाते कौन बाबा, हाथ में टूटा ये, हाँ टूटे, कुछ नहीं कर पाते ना। चाय बनाए में ना बनती बंद खाए में। अम्मा के पास हम आए थे 2 दिन पहले की बात है और ये देखिए दरारें इनके घर की। यही हमने दिखाया था कि किन हालातों में ये बुजुर्ग महिला यहाँ पर रह रही हैं जिनका कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उसके अम्मा क्या बोल रही है? देवता स्थान है उधर भी है तो यहाँ देवता स्थान का देखो जरा। यहाँ देवता स्थान है। हाँ वहाँ देखो, दिखा रही हैं। दीवार छोड़ कर बैठी। हाँ पूरी दीवार छोड़ यो आशय है। दिखाइएगा देवता का स्थान, दिखाइएगा। ये है देवता का स्थान, यही अम्मा का सहारा है। इन्हीं सहारा भाई यही है सारा बाबा मेरा, ये देव देवता सारा मेरे बस का ही सहारा है। रात बैठा रहते मेरे सामने। हाँ जो देवता के ना, जैसे रोटी ना मैं लेट करके, तो लेट से आते बाबा ने घर सब बुझाता मुझको, कहते रो ना का को रो रहा। कौन कहता है अम्मा? वो देवता आते मेरे। हाँ वो कहते हैं रो ना, कुछ रास्ता निकलेगा। रो ना, बस चिंता मत कर, बस चिंता मत कर, यही कहते रहते आते बाबा मेरे देवता मेरे। अम्मा अपना ध्यान रखिएगा आप, हम हाल चाल लेते रहेंगे आपका। अच्छा जी, ठीक है जी अपना ख्याल रखिएगा। मेरे बेटा हर चीज बाबा भगवती तुमको। ये स्नेह है अम्मा का और इनको ये नोटिस मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इनको प्रशासन एक सुरक्षित जगह पर इनको रहने को देगा। और ये जो चूंकि इनके पास अम्मा और कुछ कमाने खाने का नहीं है ना, यही एक कोई नहीं है, कुछ नहीं है ना कुछ नहीं। तो इनको
मिलती 3 महीने में, 3-4 महीने 3 महीने पेंशन मिलती है। मुआवजा आपको चाहिए इसके लिए। उसी में इसको मुआवजा दे अम्मा को, ताकि ये अपनी जिंदगी को गुजार सकें। खा लूंगा जो खाना बेचे पीना खा लें। बिल्कुल अम्मा। कैमरामैन मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, कर्णप्रयाग, एबीपी न्यूज़। तो ये वही बसंती देवी हैं जिनके घर पहले भी एबीपी न्यूज़ गया था और इनके घर की दरारें हमने दिखाई थी। एबीपी न्यूज़ पर ये खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन जो है वो जाग रहा है, एक्शन में नजर आ रहा है, नोटिस भेज रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद है यहीं कर्णप्रयाग से। आप देख सकते हैं ध्रुव मिश्रा हमारे साथ जोशीमठ से जुड़ गए हैं। पहले अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, एबीपी न्यूज़ ने खबर दिखाई, कर्णप्रयाग का प्रशासन जागा, लेकिन क्या इसको जागना कहा जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही माना जाएगा? क्योंकि नोटिस थमाकर प्रशासन के जो अफसर हैं वो वापस लौट रहे हैं। देखिए रोमाना, आप जो कह रही हैं वो बहुत ही जेन्युइन सवाल है और ये सवाल मानवता के नाते उठाने चाहिए, क्योंकि अभी हम एक और घर में आए। देखिए यहाँ पर स्थित क्या है। अब समस्या ये है कि रोमाना, ये दरारें नहीं हैं, इन दरारों में फंसा हुआ इंसानी जीवन है। इन दरारों में मनुष्य का शरीर तो नहीं जा सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन की संभावनाएं इसके अंदर फंसी हुई हैं। ये दरारें जब भी इस मकान को और भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन खतरा इसी बात का है कि इन दरारों के नीचे ये देखिए इस तरह की आशाएं, ये प्यारा सा बच्चा ये यहाँ पर रह रहा है, ये बिटिया यहाँ पर रह रही है, ये सब यहीं रह रहे हैं। ये देखना चाहिए प्रशासन को, और इनका घर है ये। आपको नोटिस मिला है? हाँ, ये नोटिस मिला है 11 तारीख का ये है, और 2 दिन में ये खाली करने को बोला रैन बसेरा नगर पालिका के उसमें इन्होंने। आपको कहाँ पर मिला? ये नगर पालिका का रैन बसेरा, हाँ जी, गेस्ट हाउस है नगर पालिका। ये बताइए कि अभी आप मेरे साथ आइए जरा, थोड़ा सा आगे आइए। आपके 2 छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे आप ही के हैं? आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये प्यारे बच्चे आप ही के हैं और आप यहाँ रह रही हैं, ये आपका घर है। अब ये बताइए कि आप तो एकदम मतलब ऐसी स्थिति में रह रही हैं कि नींद नहीं आ सकती है। और हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन क्या है? कहाँ जाएं, हम क्या करें? हम सरकार से मांग कर सकते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं? और हम जैसी स्थिति में बड़ी मुश्किल से हमने ये बनाया, उसके बाद हम क्या करें? हमको कोई सहायता मिलेगी? आपको क्या कहा है, कब तक वो वैकल्पिक रहने का इंतजाम? हमको कुछ नहीं है, सिर्फ हमको खाली करने का आदेश दिया, बाकी नोटिस दिया है, तो खाली करके कहाँ जाएंगी, कुछ बताया आप? कुछ नहीं। इन्होंने कुछ दिन के लिए रैन बसेरा में रहने को बोला है नगर पालिका। रैन बसेरा में वहाँ इंतजाम है कि नहीं? ये जो प्यारे बच्चे यहाँ पर हैं, इनका क्या? हमको नहीं बताइए, सिर्फ हमको एक नोटिस पकड़ा दिया, उसके अलावा हमको कोई जानकारी नहीं। नोटिस दिया नहीं, हमको खाली करने को बोला है बस, और कुछ। तो देखिए नोटिस शब्द जो है ना रोमाना, एक हिंदी में मैं आपको दिखाऊंगा कि हिंदी में बात करें तो एक रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का नोटिस के 2 अर्थ होते हैं। एक नोटिस तो इनको दी गई है और एक नोटिस प्रशासन को लेनी चाहिए। जो नोटिस का दूसरा अर्थ है कि ये नोटिस का कागज का टुकड़ा ये इनका भविष्य नहीं हो सकता है। इस कागज के टुकड़े में जो लिखा गया है वो जमीन पर कहाँ है, इनको ये कहाँ जाएंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अधिकारी आए हैं, इसको देख करके एबीपी न्यूज़ ने खबर दिखाई। इसमें भी देखिए 12 तारीख की तारीख लिखी हुई है। इसको देख करके और अधिकारी यहाँ से चले गए हैं और ये इस नोटिस के टुकड़े को लिए हुए अपने आने वाले कल की ओर सोनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल, इसी वजह से तो अभिषेक मैं कह रही हूँ कि ये खाना पूर्ति ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि नोटिस थमा देना कि अपना घर खाली कर दीजिए, रैन बसेरे में चले जाइए। अरे भाई, घर खाली कर दें, कब तक के लिए खाली कर दें? रैन बसेरे में रहें, कब तक के लिए रैन बसेरे में रहें? और अगर हमेशा के लिए घर छोड़ना है तो फिर कोई मुआवजे की तैयारी है या नहीं है? कुछ तो जानकारी दी जाएगी ना प्रशासन की तरफ से। सिर्फ ये सफेद रंग के काली छपाई वाले कागज लाकर यहां पर लोगों के हाथ में थमा देना, इसको खाना पूर्ति ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलूंगी मैं जोशीमठ। ध्रुव मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं ध्रुव से वो 2 होटल्स जिनका सबसे ज्यादा भार जोशीमठ पर, जिनको गिराया जाना बेहद जरूरी, उनकी डिसमेंटलिंग का काम इस वक्त कहां तक पहुंचा है? ध्रुव, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? देखिए रोमाना, टॉप एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एसडीआरएफ की टीम है, आप देखिए जो टीन शेड है ये मलारी इन होटल का, वो रेड कलर का टीन शेड, उसको धीरे धीरे करके हटा रही हैं। एक साइड का आप जैसा कि हमने पहले अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, जो पीछे की तरफ का जो है वो हिस्सा हटाया जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे पीछे की तरफ से टीन शेड जितना था वो हटा दिया गया है। अब आगे की तरफ जो है धीरे धीरे करके हटाया जाएगा। आप देखेंगे कि तमाम जो ये कर्मचारी हैं, जो एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं और जो तमाम और एक्सपर्ट मजदूर हैं, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं।
इसको जो है कटर के ज़रिए पहले इनकी जो रेलिंग है वो काटी जा रही है। उसके बाद एक एक करके पूरा बोल्ट खोल के टीन शेड निकाला जा रहा है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की खिड़कियाँ जो थी वो सारी निकाल ली गई हैं, ऊपर वाले फ्लोर की सारी खिड़कियाँ निकाल ली गई हैं, फिर धीरे धीरे करके नीचे वाले फ्लोर की खिड़कियाँ निकाली जाएंगी। इसके बाद सबसे पहले रोमाना पीछे की तरफ की जो दीवारें हैं उनको काटा जाएगा, उनको कटर के ज़रिए एक एक करके उनको निकाला जाएगा, फिर आगे की तरफ की कार्रवाई होगी। यही कार्रवाई जो यहाँ इस मलारिन होटल में हो रही है, अब ठीक उसके बगल में जो माउंटेन व्यू होटल है उसमें भी सेम इसी तरीके की कार्रवाई हो रही है। पहले जो है ऊपर का टीन शेड हटाया गया, ऊपर का जितना भी वेट था, जितना भी लोड था, पहले सब खाली कराया गया। उसके बाद जो है यहाँ से पहले एक एक करके जो दीवारें, जो पीछे की तरफ की दीवारें हटाई जाएंगी। आपको मैं नीचे की तरफ तस्वीर आपको दिखाता हूँ। कुछ दरवाजे जो थे, आप देखिए नीचे की तरफ दरवाजे यहाँ पर रखे हुए हैं। मेरे सहयोगी मनीष उनियाल आपको दिखाएंगे। ये जो तमाम दरवाजे जो हैं इन सबको निकाल लिया गया है, एक एक करके दरवाजे यहाँ से हटा दिए गए हैं। सबसे पहले टॉप फ्लोर का काम होगा। टॉप फ्लोर पे जितना से ज़्यादा वेट है उसको कम किया जाए। उसी एक कोशिश यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो वेट कम किया जाए, क्योंकि वेट ही ऐसा है, क्योंकि विस्फोट कर नहीं सकते हैं और ज़्यादा इस पर हैमर भी का प्रयोग भी उस तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कटर और गैस कटर दोनों कटर यहाँ पर लाए गए हैं। ड्रिल मशीन लेकर के आई गई है, क्योंकि बोल्ट खोल के जिस तरीके से किसी स्क्रू को खोलते हैं उसी तरीके से एक एक जो है इसके पिलर्स को खोला जाएगा। तब धीरे धीरे करके इसको पहले टॉप फ्लोर से फिर नीचे फ्लोर पर काम आएगा। करीब 7 से 10 दिन का अनुमान लगाया जा रहा है। जो एक्सपर्ट की टीम है उनकी तरफ से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 7 से 10 दिन का टाइम इस पर लग जाएगा। जी रोमाना। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी है और वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्य जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से कई इलाके आप देख सकते हैं कैसे जमे हुए नजर आ रहे हैं, बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है। घाटी के कई जिलों में पिछले 48 घंटे से नॉन स्टॉप स्नोफॉल, और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 4 फीट ताजा बर्फ गिरी है इन इलाकों में। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी की श्रीनगर से एक रिपोर्ट देखिए जरा। आखिर एक लंबे इंतजार के बाद श्रीनगर में भी बर्फबारी हो ही गई। मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो आज साबित हुई और अब से थोड़ी देर पहले से श्रीनगर में भी बर्फबारी जो है शुरू हो गई। हालांकि कश्मीर घाटी में देखें तो पिछले 48 घंटे से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। पहाड़ी इलाकों में 3 फीट से लेकर 8 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो उत्तरी कश्मीर के कुपवारा, गुरेज और बारामूला के ऊपरी इलाकों में 2 फीट से लेकर 4 फीट तक ताजा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। उसी तरीके से अगर देखें तो दक्षिणी कश्मीर में शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग के ऊपरी इलाकों में 2 फीट से लेकर 3 फीट तक ताजा बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। सोनमर्ग के आसपास यानी जोजिला में भी बर्फबारी हुई है। लद्दाख के द्रास और करगिल में भी बर्फबारी हो रही है। इसके चलते जो एक हिमस्खलन हुआ था सोनमर्ग में कल, उसमें जोजिला टनल पर काम करने वाली एक कंपनी के 2 मजदूर जो थे दबकर मर गए थे, जिसके बाद एवलांच अलर्ट पूरी कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में जारी कर दिया गया है। यातायात की बात करें तो बर्फबारी के चलते काजीगुंड के आसपास के इलाकों में बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला की सड़क, मुगल रोड और इसके अलावा टंगडार, करना, मत्सिल और गुरेज की सभी सड़कें फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दी गई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आज की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 4 दिनों में कश्मीर घाटी की तरफ आएगी, जिसके चलते 19 तारीख तक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।